मिडिल क्लास बहू की थर्ड क्लास सास। शोभा वैसे तो बहुत सुंदर थी और समझदार भी। वो पढ़ी लिखी भी बहुत थी, लेकिन वो मिडिल क्लास परिवार से थी, इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती थी। एक दिन वो घर आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप तो जानते हैं कि हमारा कॉलेज पूरा हो गया है और हमारा कॉलेज एक टूर पर जा रहा है और मैं भी उस टूर पर जाना चाहती हूँ। तू तो जानती है शोभा कि हम मिडिल क्लास परिवार से हैं। हम अपने रोज की दाल रोटी का जुगाड़ कर ले, अरे वही बहुत बड़ी बात होती है। और तू टूर पर जाने की बात कर रही है। ऐसा क्यों होता है पिताजी कि हमेशा ही हमारी इच्छाओं को हमें मारना पड़ता है क्योंकि हम लड़की हैं इसलिए? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक बार तेरी शादी हो जाए उसके बाद में तू अपने सारे शौक पूरे कर लेना, कोई तुझे मना नहीं करेगा। मैं जानती हूँ सभी लड़कियों के साथ यही होता है। मायके वाले कहते हैं ससुराल में जाकर शौक पूरे करना, ससुराल वाले कहते हैं सारे शौक मायके से ही पूरे करके आने चाहिए थे ना। शोभा के पिताजी उसे घूमने के लिए नहीं जाने देते और शोभा बेचारी उदास हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। उसका कॉलेज पूरा हो जाता है। उसके लिए एक दिन पंडित जी बहुत अच्छा रिश्ता बताते हैं। आपकी शोभा बहुत ही भाग्यशाली है, उसके लिए बहुत बड़े खानदान से रिश्ता लेकर आया हूँ। वे लोग बहुत ही सभ्य और पढ़े लिखे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ शोभा को आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो जानते हैं पंडित जी कि हमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति की वजह से उसको ज्यादा आजादी नहीं मिल पाई। हम चाहते हैं कि अब वह जिस भी घर में जाए उस घर में उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, उनके घर में 3-3 गाड़ियां और 4-4 नौकर है। आप मेरी बात मानिए, शोभा को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात सुनकर शोभा के पिता भी खुश हो जाते हैं और उसके बाद अपनी बेटी की शादी विपिन नाम के लड़के से तय कर देते हैं। विपिन अपने घर में एक लौता था और उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दुल्हन के जोड़े में सजी हुई शोभा अब जैसे ही अपने ससुराल में कदम रखती है तो ससुराल को देखकर मन में कहती है, हाय मेरी तो लॉटरी लग गई, कितना बड़ा घर है। अब तो मैं इस घर में आराम से रहूंगी और मुझे कोई भी काम नहीं करना होगा। मैं खूब घूमने जाऊंगी, टूर करूंगी और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करूंगी। दम हो तो अब मुझे कोई रोक कर दिखाए। शोभा को क्या पता था कि उसकी खुशियों को जल्दी ही किसी की नजर लगने वाली है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था उसकी सास बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। पहले रसोई के समय जैसे ही शोभा रसोई में खड़ी हुई थी तो अपने मन में कहती है, आज मैं सबके लिए सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। एक काम करती हूँ, पूरी आलू की सब्जी, हलवा ये सब बना देती हूँ, सबको बहुत पसंद आएगा। वैसे भी आज मौसम कितना सुहाना है। तभी वहाँ रसोई में शोभा की सास सुषमा आती है और कहती है, अरे बहू, ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी कुछ मेहमान आए हुए हैं, बेकार में सब लोगों को तुम ये नाश्ता बनाकर खिलाओगी और बेकार में ससुराल का फालतू का खर्चा कराओगी। पर माँ जी, वो सारे रिश्तेदार आपके कुछ ना कुछ तो लगते हैं ना, फिर अपने ही रिश्तेदारों को कुछ खिलाने में कैसी शर्म और कैसी कंजूसी। कुछ नहीं होता, सगे खून से बढ़कर कोई रिश्ता सगा नहीं होता। ये सब रिश्तेदार तो आए हैं, खाना वाना खा कर चले जाएंगे, ये सब हमारे कुछ नहीं लगते। शोभा अपनी सास की बात सुनकर अजीब महसूस करती है, जिसके बाद वो अपनी सास के कहने पर पोहे बनाकर सभी रिश्तेदारों को परोस देती है। कुछ दिनों में रिश्तेदार भी घर से चले जाते हैं। शोभा देखती है घर में कोई भी नौकर नजर नहीं आ रहा था। अब शोभा अपनी सास के पास जाकर कहती है, जी माँ जी, सुबह से रामू, बिरजू, कौशल्या को आवाज लगा रही हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। सारे नौकरों को आपने कहीं भेजा है या किसी खास मौके पर छुट्टी दी है क्या? अरे नहीं बहू, मैंने सब नौकरों का काम से निकाल दिया। मेरा शरीर अभी अच्छा खासा चलता फिरता है और तू भी तो अब घर में आई है। 6 कमरों का घर है हमारा। हम दोनों सास बहू मिलकर पूरे घर को अच्छे से संभाल सकते हैं और साफ सुथरा रख सकते हैं। फिर हमें नौकरों की क्या जरूरत? वो तो अपने बेटे विपिन की शादी के लिए मैंने नौकर रख लिए थे।
ताकि सब लोगों को लगे घर में नौकर चाकर है। शोभा ने ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहा, ना जाने कैसी थर्ड क्लास सोच रखने वाली सास मिली है मुझे। मैं तो फिर भी मिडिल क्लास हूँ, लेकिन मेरी सास तो मुझसे भी ज्यादा थर्ड क्लास लग रही है। कितनी बुरी थिंकिंग है इनकी, रिश्तेदारों को लेकर, नौकरों को लेकर और मुझे भी लेकर। अब शोभा को उस दिन के बाद अपनी सास से थोड़ी बहुत चिढ़ होने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन शोभा का सोमवार का व्रत होता है। वो शिवजी को चढ़ाने के लिए भोग में हलवा बना रही थी। तभी सुषमा रसोई में आती है और कहती है, अरे बहू, ये पकवान किस खुशी में बनाए जा रहे हैं? आज तेरे पिताजी या मेरे पिताजी का जन्मदिन है क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं हर सोमवार को व्रत रखती हूँ और कुछ मीठा भोग बनाकर मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। अरे बहू, तुम आजकल के लोग कितने ज्यादा चोचले करते हो। हमारे जमाने में तो लोग बतासा या चीनी का भोग लगा देते थे और भगवान इसी में खुश हो जाते थे, लेकिन तुम लोगों को तो ये सब नाटक करना है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो हमारी श्रद्धा है, आप इसे नाटक का नाम तो मत दीजिए। ठीक है, आज आपके लिए तो भोग बना लिया आपने, लेकिन अगली बार मैं तुझे बता दूं, बतासे का भोग लगाना आप। जब भी तुझे भगवान से कुछ भोग लगाना हो तो बतासे का ही लगना चाहिए। शोभा को फिर से अपनी सास की बात बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अपनी सास की बहुत ज्यादा इज्जत जो किया करती थी और उसका पति भी बहुत अच्छा था। एक दिन शोभा को चिंता में देखकर विपिन उससे पूछता है, क्या बात है शोभा? मैंने नोटिस किया है कि आजकल तुम कुछ उदास उदास सी रहती हो। क्या सोचती रहती हो? जरा मुझे भी बता दो, कहीं अपने पुराने किसी बॉयफ्रेंड की याद तो नहीं आती? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस माँ जी का व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब लगता है। वो हर चीज में कंजूसी करती रहती है और इतनी अमीर है, सब कुछ है उनके पास। आपके जैसा गुणी बेटा, मेरी जैसी सुंदर बहू, फिर भी ना जाने वो ये सब क्यों करती है। दरअसल बात यह है शोभा कि माँ बहुत गरीब थी और उसके बाद उनकी शादी पिताजी से हो गई और वो पिताजी के लिए इतनी लक्की निकली कि पिताजी अमीर हो गए और माँ ने तिनका तिनका जोड़कर सब कुछ जमा किया है, इसलिए वो चीजों को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। शोभा को विपिन की बात बहुत अच्छी लगती है। उसे लगता है कि उसे अपनी सास को समझने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। ऐसे ही एक दिन शोभा और सुषमा मंदिर जा रहे थे। तभी उन्हें एक बच्चा रास्ते में पड़ा हुआ मिलता है जिसके पैर से खून निकल रहा था। शोभा गाड़ी रोककर अपनी सास के साथ उस बच्चे के पास जाती है। अरे ये क्या बच्चे, तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है, लगता है तुम खेलते हुए गिर गए होगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अरे बहू, पागल हो गई है क्या? इसके पैर से खून निकल रहा है। अगर हमने इसे गाड़ी में बिठाया तो हमारी गाड़ी भी गंदी हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है इस बच्चे की मदद करने की। कुछ ज्यादा ही तरस आ रहा है तो 150 रुपए दे दे। अब शोभा ये सारी बातें सुनती है और उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो कहती है, बस माँ जी, आखिर थोड़ी सी इंसानियत तो रखिए। भले ही मैं मिडिल क्लास परिवार से हूँ, लेकिन आप तो एक नंबर की थर्ड क्लास औरत है जिसके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं। ये मासूम बच्चा दर्द से तड़प रहा है और आपको अपनी गाड़ी गंदी होने की पड़ी है। ये बात सुनने के बाद में सुषमा ने कहा, मुझे माफ कर दे बहू, शायद मैं ही कुछ ज्यादा मतलबी हो गई थी। लोगों से रिश्ते तोड़ लिए थे मैंने, लेकिन तूने सही कहा, ये सब कुछ मैं कहाँ रख कर ले जाऊंगी। मैंने तुझे कुछ ज्यादा परेशान किया, मुझे माफ कर दे। माँ जी, भले ही हमारा इस बच्चे से कोई रिश्ता ना हो, लेकिन कम से कम इंसानियत का रिश्ता तो है ना, इसलिए हम इस बच्चे की मदद तो कर ही सकते हैं। भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। अगर आज हम इसकी मदद करेंगे तो भगवान खुद हमारी मदद करेगा। अब सुषमा खुद उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। उसके बाद उसे गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसके इलाज का सारा खर्चा देती है। बच्चा भी ये देखकर बहुत खुश होता है, दोनों का शुक्रिया अदा करता है। इस तरह एक मिडिल क्लास बहू अपनी थर्ड क्लास सास को पूरी तरह से सुधार देती है। अब सुषमा भी जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती और सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती। शकुंतला और उसकी बहू पूजा दोनों ऐसे रहा करते थे जैसे दोनों एक दूसरे के दोस्त हो। दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उन दोनों का रिश्ता सास बहू का है। आज मुझे फिर से वहाँ जाना है, तो तू जरा खाना पीना बनाकर बुड्ढे को दे दियो।
ठीक है माँ जी, लेकिन समय पर आप घर आ जाइएगा। हाँ हाँ बहू, तू चिंता मत कर और खास करके विमला का ध्यान रखना। वो आके मेरे बारे में 10 बार पूछेगी, लेकिन तू उसकी बातों में मत आना। हाँ माँ जी, कल भी आई थी और कह रही थी कि शकुंतला कहाँ है। आजकल शकुंतला बहुत घूमने फिरने लगी है। ना जाने वो विमला मेरी जासूसी क्यों करती रहती है। चल इन सब बातों को छोड़, मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। शकुंतला इतना कहकर घर से निकल जाती है। शकुंतला को घर से जाता देखकर विमला तुरंत शकुंतला के घर पहुंचती है और उसकी बहू पूजा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगती है। अरे पूजा बहू, अभी तेरी सास को मैंने कहीं जाते देखा है, कहाँ गई है? आजकल तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है। अरे उन्हें ननद जी के लिए साड़ियाँ लेनी थी। वो क्या है ना, उनके घर में फंक्शन है, इसीलिए वो कपड़े लेने गई हैं। क्यों, आपको बताया नहीं क्या? आपकी और माँ जी की तो इतनी अच्छी दोस्ती है। क्या पता बहू, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल वो मुझसे बातें छुपाने लगी है। बस इसी बात का दुख है मुझे। कोई बात नहीं, कई चीजें होती हैं जो बताई नहीं जाती, इसलिए माँ जी आपसे कुछ छुपा लेती होंगी। पूजा और विमला बात कर रहे होते हैं, तभी पूजा के ससुर बहादुर का आना होता है और बहादुर घर आते ही अपनी बहू पूजा से कहता है, बहू शकुंतला कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसे जरा कहो 1 कप चाय बना के लाए। माँ जी तो घर पर है नहीं, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। माँ जी को कपड़े लेने थे तो वो वहीं गई हैं। आजकल ये बहुत बाहर घूमने लगी है और बिना बताए कहीं भी चली जाती है। आने दो इसे एक बार, अच्छे से खबर लेता हूँ इसकी। अरे मुझसे भी बातें छुपाने लगी है। आजकल तो शकुंतला बिना बताए कहीं भी चली जाती है। पहले तो बता कर जाती थी या साथ लेकर जाती थी, लेकिन आजकल ना जाने कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बताती ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो उससे ही मिलने आई थी। चल बहू, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ उसको काफी दिनों से। वो मुझे भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। अरे सच में माँ जी कपड़े लेने ही गई हैं। आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वो कुछ देर में आ ही जाएंगी। पूजा हर वक्त अपनी सास को सपोर्ट किया करती थी। इधर शकुंतला अपने फेसबुक पर बने दोस्त किशन लाल से मिलने आती है। किशन लाल और शकुंतला इस उम्र में एक दूजे को दिल दे बैठे थे और इसका नतीजा ये था कि दोनों के बीच का प्यार परवान चढ़ चुका था। दोनों हर दूसरे तीसरे दिन एक दूजे से मिलने के लिए बड़े बेताब रहा करते थे। किशन लाल, मैं कल भी तुमसे मिलने आई थी और आज भी, लेकिन कहीं ऐसा न हो मेरे बुड्ढे को इसके बारे में पता चल जाए और वो मुझे घर से निकाल दे। और हाँ, जिस दिन मेरा फोन बंद आए या ना लगे तो समझ जाना कि बुड्ढे को पता लग गया है और वो घर में तमाशा कर रहा है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम कहीं दूर भाग चलते हैं। और तुम्हारे बुढ़े को लगेगा तुम मुझसे परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई या फिर आत्महत्या कर ली। लेकिन तुम मेरे साथ होगी तो दुनिया की सारी खुशियाँ अब मेरे कदमों में होगी। हम दोनों दूसरी दुनिया में एक अच्छा सा घर बसाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इस बारे में जरूर सोचूंगी। चलो मैं अभी चलती हूँ। ठीक है, ठीक से जाना, अपना ध्यान रखना। हाँ शकुंतला, सुनो तो, ये चॉकलेट लाया था, इसे खा लेना। और हाँ, खाते वक्त ना मुझे ना याद करना। और हाँ, घर पहुँचकर मुझे फोन करके बता देना। और हाँ, समय से खाना खाती रहना। देखो तो कितनी कमजोर हो गई हो। अरे आप मेरी कितनी चिंता करते हो, और एक मेरे बुड्ढे को देखो, शादी के इतने साल हो गए और ना तो मेरे पे ध्यान देता है और ना ही उसे मेरे कोई चिंता रहती है। और एक आप हो, कितना सोचते हो मेरे बारे में, और मैं आपकी इस बात के बारे में सोचूंगी जरूर। इतना कहने के बाद शकुंतला घर आ जाती है, लेकिन शकुंतला को उसकी पड़ोसन विमला देख लेती है कि वो एक बूढ़े से बातें करते हुए घर की तरफ जा रही है। विमला उस वक्त तो कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन वह शकुंतला के पीछे जाने की वजह किशन लाल के पीछे जाती है और जानबूझकर उसे टकराकर अपना सामान नीचे गिरा देती है। अरे अब मैंने देखा नहीं, आपको लगी तो नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं। जरा आप मेरी मदद कर देंगे सामान उठाने में? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपकी मदद कर देता हूँ। वैसे बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ, आपकी और आपकी पत्नी की जोड़ी बहुत सुंदर है। अभी आपकी पत्नी को देखा है मैंने। अरे नहीं नहीं, अब वो मेरी पत्नी नहीं, अब बल्कि अब वो मेरी तो अब माशूका है। अरे हम दोनों तो एक दूसरे से अब बहुत प्यार करते हैं। अरे अब क्या करें जब बुढ़ापे में प्यार हो गया तो। और वो कहते हैं ना, अब प्यार में उम्र देखी नहीं जाती। हाँ, मैं तो हैरानी रह गई आपकी बातें सुनकर। भगवान से दुआ करूंगी
आप दोनों की जोड़ी कभी टूटे ना, मेरा मतलब हमेशा सलामत रहे। कितने प्यारे लगोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, घर जाना है। विमला को सब कुछ पता चल जाता है। शकुंतला अपने घर के पास वाले पार्क में बैठकर किशनलाल से बातचीत कर रही थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि विमला ने उसे देख लिया है और विमला भी किशनलाल से सारी बातें निकलवा लेती है। अब विमला अपने घर पहुंचकर सामान रखती है और सीधा शकुंतला के घर आ जाती है। उस वक्त घर में सभी लोग मौजूद होते हैं। अरे विमला, क्या बात है? मेरी बहू कह रही थी कि तू मेरे जाते ही मुझे ढूंढने आ जाती है। आजकल तुझे मेरी बहुत याद आती है। हाँ, जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे घर आ जाती है। अरे वो क्या है ना, इस उम्र में मैं तो इश्क लड़ा नहीं सकती तेरी तरह, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आस पड़ोस से ही बात करके अपना समय निकाल लिया जाए। अरे कैसी बात कर रही है तू? अरे ये सब करने की मेरी उम्र थोड़ी ना है। अरे विमला, तू कुछ भी बोले जाती है। इतना घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत ही क्या है? ऐसी भी भला कौन सी बात है जिसे तुम्हें इतना घुमा फिरा कर करनी पड़ रही है? अरे बहादुर भाई साहब, आप भी ना घर में रहते हुए अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे हैं। दरअसल शकुंतला का किसी किशनलाल नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। आज ही मिलकर आई है उससे। वो तो कह रहा था कि जल्दी ये दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो बड़ा दुख हुआ मुझे। कुछ भी बोल रही है? ये सब बातें आपको किसने कही? आप मेरी माँ जी को बदनाम कर रही हो। बहू तुम रुको। विमला, तुम्हें ये बातें किसने बताई? मैंने अपनी बाज वाली निगाहों से देखा है। शकुंतला पार्क में बैठी किसी के साथ बातचीत कर रही थी और मैं जैसे तैसे उस आदमी के मुंह से निकलवा रही थी शकुंतला उसकी कौन है। उसने खुद अपने मुंह से कह दिया कि वो जल्दी ही शादी करने वाला है शकुंतला के साथ। मैं तुरंत यही दौड़ी दौड़ी चली आई आपको बताने के लिए कि आपका घर बर्बाद होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं विमला, तू मुझसे जलती है ना, इसलिए तू ऐसा बोल रही है मेरे से। विमला देख ले, तेरी आदत बिल्कुल भी सही नहीं है ये। मैं सुंदर हूँ और तू मेरी बराबरी नहीं कर पा रही, इसका मतलब तू कुछ भी बोलती जाएगी। सुंदर है तो कुछ भी करेगी। तुझे अपने बेटे बहू पति की इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? अरे मोहल्ले वाले तुझ पे थू थू करेंगे, शर्म कर ले थोड़ी सी। शकुंतला, विमला क्या कह रही है? अगर सच में ऐसा है तो मैं ये घर छोड़कर अभी चला जाऊंगा। तुम मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ चक्कर चला रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बोल रही है विमला। विमला को पता था कि शकुंतला उसकी बात नहीं मानेगी, इसीलिए विमला ने शकुंतला और किशनलाल की ढेर सारी फोटो अपने फोन में खींच ली थी, जिसके बाद शकुंतला के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बहादुर अपनी बीवी शकुंतला को घर से निकालते हुए बोलता है, बहुत हो गया है तुम्हारा, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। अब मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मैंने ये सब कुछ बहू को बता रखा था, ये राज से वो सिर्फ मैं और बहू जानते थे, लेकिन विमला तूने सब बर्बाद कर दिया। जब बहादुर शकुंतला से रिश्ते तोड़कर उसे घर से निकालता है, तब शकुंतला हाथ पैर जोड़कर अपने पति से माफी मांगती है और वो उससे सुधर जाने का वादा भी करती है। प्रिया के ससुराल में हर कोई नॉनवेज खाया करता था, सिर्फ प्रिया को छोड़कर। प्रिया के ससुराल में आए दिन नॉनवेज बनता। बेचारी प्रिया नॉनवेज बना बना कर गुस्से से आग बबूला हो जाया करती। ऐसे एक दिन सास मनोरमा प्रिया से मटन बनाने के लिए कहती है, प्रिया बहू, कई दिनों से हमने मटन नहीं खाया है। एक काम कर, आज तो मटन बना के तैयार कर दे। बहुत मन कर रहा है मेरा मटन खाने का। पर मम्मी जी, मुझे मटन बनाना नहीं आता है, क्योंकि मैंने आज तक मटन नहीं खाया है। अरे पर तुझे मटन बनाना नहीं आता इसका क्या मतलब है? अरे तू इस घर की बहू है और तेरी जिम्मेदारी है कि तू हम सबका ख्याल रखे। जा जा जाकर मटन बना ले। मम्मी जी, आप तो अच्छे से जानती हो ना कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मुझे नॉनवेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर आप लोग क्यों जबरदस्ती मुझे नॉनवेज बनाने को कह रहे हो, वो भी हर 2 दिन पर? इतना नॉनवेज कौन खाता है? हम खाते हैं और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं जानना है। तुझसे जितना बोला जाए तो उतना कर। चुपचाप जाके YouTube से मटन की रेसिपी देख के मटन बना ला। मम्मी जी, आप मेरे साथ जिद मत करो, मैं घर का सारा काम कर देती हूँ, आप जाकर मटन बना लो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? बहू के होते हुए मैं किचन में जाके काम करूंगी, तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे तूने बोल भी कैसे दिया ये
कि मैं किचन में जाके काम करूं? मम्मी जी, मेरा जी खराब होता है मटन को देखकर। अब प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। आपको जो खाना है आप खुद बना लो। मुझसे बहस करना तुझे महंगा पड़ सकता है, वरना तुझे मेरे गुस्से का पता नहीं है। बेचारी को मटन बनाना तो नहीं आता था, लेकिन सास की इज्जत के लिए YouTube के जरिए प्रिया अपने ससुराल वालों के लिए मटन बनाकर तैयार कर देती है। ससुराल वालों को प्रिया के हाथ का मटन बहुत पसंद आता है और वो प्रिया की खूब तारीफ करते हैं। प्रिया तो काम ना करने का बहाना ढूंढती रहती है। अरे इतना टेस्टी बनाया है तूने ये, और तू कह रही थी कि मुझे मटन बनाना नहीं आता है, पर ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल से मंगवाया है ये मटन। क्या करूं, मजबूरी में मुझे वो काम करना पड़ता है जो मैंने कभी नहीं किया। पर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं आज तक कभी मटन को हाथ नहीं लगाया, पर आज आप लोगों की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अरे प्रिया, बेकार में क्यों मम्मी पे भड़क रही हो? अरे मटन है, एक बार खा कर देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फिर देखना तुम रोज बोलोगी कि मैं मटन खाऊंगी। नहीं रोहन, तुम ही खाओ, मैं जा रही हूँ अपना बाकी का काम देखने। ऐसे ही 2 दिन बीते नहीं थे कि प्रिया का पति रोहन प्रिया को चिकन करी बनाने के लिए कहता है। बेचारी पूरी तरह से परेशान हो जाती है और गुस्से में अपने पति से कहती है, रोहन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अभी 2 ही दिन हुए थे मटन बनाए हुए और आज फिर तुम चिकन करी बनाने के लिए बोल रहे हो। अरे मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे जीना है। ये सब देखकर कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कसाई हूँ, कसाई। यार इतना कौन सोचता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है सच में। वैसे एक बात बताऊं, जब तुम खाने लग जाओगी ना तो तुम खुद बोलोगी यार रोज बनाते हैं और रोज खाते हैं, ना तुम मंगलवार देखोगी ना ही कोई दूसरा दिन देखोगी। प्रिया को गुस्सा आता है और वो मजबूरी में किचन में जाती है और अपने पति और सास के लिए चिकन करी बनाने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सावन का महीना लगने वाला था, इसलिए मनोरमा अपने बेटे रोहन से कहती है, रोहन देख, ऑफिस से आते आते कहीं न कहीं नॉनवेज मत खा लेना, क्योंकि सावन लग चुके हैं और सावन में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा ठीक है माँ, वैसे भी आपको पता है सावन में मैं नॉनवेज खाता ही नहीं। हाँ, क्योंकि सावन में शिव जी की पूजा करते हैं और पूजा पाठ करने वाले लोग ये काम नहीं करते हैं। ऐसे ही सोमवार के पहले सोमवार में मनोरमा व्रत रखती है और 2 दिन बाद प्रिया अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, मुझे ना नॉनवेज खाने का बहुत मन हो रहा है, आज मंगवा दो ना आप। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना, सावन में नॉनवेज कौन खाता है? और तू तो नॉनवेज खाती नहीं थी, फिर अचानक से तेरा मन क्यों करने लगा नॉनवेज खाने का? अरे मम्मी जी, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे वैसे तो नॉनवेज बनाने की आदत थी, पर अब जब से नॉनवेज बनाना छोड़ा है तब से मुझे नॉनवेज खाने का ही मन करता रहता है। तो मम्मी जी प्लीज आप मंगवा दो ना मेरे लिए। व्रत तो आप कर रही हो ना, मैं थोड़ी ना। अरे बहू, चाहे व्रत तू करे या मैं करूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सावन में नॉनवेज नहीं खाया जाता है, इससे पाप लगता है। अरे मम्मी जी, चाहे नॉनवेज सावन में खाओ या किसी और महीने में खाओ, पाप लगेगा तो लगता ही रहे, और वैसे भी लगेगा ही, क्योंकि हम तो किसी जीव को मार कर ही अपना पेट भर रहे हैं ना। ज्ञान की बातें अपने पास रख। मैंने तुझे मना कर दिया मतलब मना कर दिया, नॉनवेज नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। पर मैं तो खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिया भी जिद पर बैठी थी, उसे सावन के महीने में ही नॉनवेज खाना था, इसलिए वो अपने लिए ऑनलाइन चिकन मंगा लेती है और कमरे में बैठकर आराम से खा रही होती है। तभी वहाँ पर सास आती है। ये सब देख कर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। सास अपनी बहू को खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। अरे क्या मिल गया तुझे ये सब करके? मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने, पाप मिलेगा अब तुझे। किससे पूछ के तूने नॉनवेज मंगवाया है घर में? देखो, मेरे सामने ना पंडित बनने की कोशिश मत करो आप। सावन आते ही आप पुजारन बन जाती हो और सावन के जाते ही आपके अंदर का हैवान जिंदा हो जाता है। अरे क्या मिलता है किसी को मार के खाने के लिए? इस दुनिया में भगवान ने और भी चीजें बनाई है, वो खाओ ना। तभी वहाँ पर रोहन आता है और रोहन अपनी माँ और बीवी की लड़ाई को देखकर बोलता है, वैसे सच कहो ना प्रिया, गलती तुम्हारी है। जब माँ ने मना किया था कि नॉनवेज नहीं आएगा तो क्यों मंगवाया तुमने? क्योंकि मेरा मन कर रहा था खाने का। जब आप लोगों का मन करता है तब आप लोग कहते हो ना, ठीक है। वैसे ही आज मेरा मन कर रहा था, इसलिए मैंने नॉनवेज खाने के लिए मंगवाया है। रोहन, अपनी बीवी को मेरी नजरों से दूर कर दे, इसने पूरे घर को भ्रष्ट कर दिया।
अब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। पता नहीं शिव जी मुझे क्या ही पाप देंगे। क्या पता मुझे अगले जन्म में मुर्गी बना दे और कोई मुझे काट के चिकन तंदूरी बना के खा जाए। वो तो आपको वैसे भी बनाकर खाया जाएगा। क्या लगता है आपको मम्मी जी कि आप अगर सावन के मौके पर चिकन मटन नहीं खाओगे तो इससे आपको पाप नहीं लगेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने और रोहन ने बेचारे उन मासूम जीवों को मार कर जो किया है ना, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। प्रिया की बात सुनकर सास और रोहन दोनों खुद पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और प्रिया उन दोनों से कहती है, वैसे मैंने ये जो कुछ भी किया है ना, वो एक ड्रामा था। मैं आप लोगों की तरह पापी नहीं हूँ। मैं किसी को मारकर अपना पेट नहीं भर सकती। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये चिकन नहीं है बल्कि सोयाबीन की चाप है, और वो तो मैं बस जानबूझकर आपके सामने ड्रामा कर रही थी। माँ प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। सावन में खाया जाए नॉनवेज या फिर सावन के बाद या पहले, लेकिन इसके लिए किसी पशु की हत्या करके खा रहे हम, वो तो गलत है ना। इस तरह से रोहन और उसकी माँ को समझ आता है कि किसी को मारकर खाना किसी पाप से कम नहीं है, चाहे वो पाप सावन के मौके पर हो या फिर कभी और। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाप तो पाप ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।